झारखंड। और सबसे पहले बात करते हैं कोयलांचल में लगातार हो रहे भूधसान की, जिसके चलते कई लोग काल की गाल में समा गए हैं। जी हां, धनबाद के सुनारडीह ओपी क्षेत्र में मंगलवार को हुए भूधसान में 3 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अब ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल अधिकारियों पर पथराव भी कर दिया, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं अधिकारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन गैस रिसाव से अभी भी दहशत का माहौल है। सवाल ये है कि कब तक कोयलांचल में मौत के गड्ढे खुलते रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद में मौत का गड्ढा, सुनारडीह में भूधसान से तबाही, ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, पूछ रहे सवाल। कब तक जाती रहेंगी जानें, कब होगा समाधान? जमीन से गैस का हो रहा रिसाव, लोगों में डर और बीसीसीएल के खिलाफ गुस्सा। ये तस्वीरें हैं धनबाद की, जहां सुनारडीह में भूधसान के बाद ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ घंटे पहले अपनों को खो दिया है और अब बीसीसीएल अधिकारियों पर पथराव के जरिए अपनी नाराजगी बयां कर रहे हैं। हंगामा क्यों करेंगे सर? 1 महीना पहले यहाँ पे हुआ, उस समय ऐसे दाब दिया कि नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ। अभी तुमको जान गया, हम लोग का भी तो जान जा सकता है। हम लोग यही है, हम लोग का घर है यहाँ, हम लोग का जमीन जगह सब यही। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग सब कल रात भर बच्चा ले लेके हम लोग बूढ़ा घर में पेशेंट है, उसको लेके हम लोग दौड़ बोल के। दरअसल धनबाद के बाघमारा प्रखंड स्थित सुनारडीह टंडाबाड़ी में मंगलवार देर शाम तेज आवाज के साथ भूधसान हो गया। इस हादसे में कई कच्चे घर इसकी चपेट में आ गए, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। अब बीसीसीएल इलाके को खाली कराने में जुट गया है। हादसे का कारण भूमिगत आग और अवैध कोयला खनन को माना जा रहा है। घटना के दूसरे दिन बुधवार को जेसीबी मशीन लेकर प्रबंधन मौके पर पहुंचे, जिसका प्रभावित परिवारों के सदस्यों ने विरोध किया। उसके बाद मशीन लेकर प्रबंधन बैरंग वापस लौट गए। भराई होना चाहिए, जो नीचे नीचे खाली हो गया है उसका भराई होना चाहिए। बहुत तरह का सलूशन है, एक ही सलूशन नहीं है कि जगह छोड़ के भाग जाए। हम लोग क्यों भागेंगे? हम लोग यहाँ से जिसको पैसा कमाना था कोयला निकाल के चल गया, हम लोग क्यों जाए? ये तस्वीरें साफ दिखाती है कि सुनारडीह से लेकर झरिया तक समस्या केवल भूधसान नहीं, बल्कि अधूरी पुनर्वास योजनाओं और प्रशासनिक लापरवाही की भी है। अब सवाल उठता है कि कब तक कोयलांचल में मौत के गड्ढे खुलते रहेंगे? क्या झरिया और बेलगड़िया पुनर्वास योजनाएं केवल कागजों में ही पूरी होंगी? क्या प्रशासन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और स्थायी घर दे पाएगा? अवैध खनन और भूमिगत आग पर कब लगेगी लगाम? न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं असम चुनाव की, जो अब उस मोड़ पर आ गया है जहां हर चाल एक नए समीकरण को जन्म दे रही है। जेएमएम की एंट्री ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। जेएमएम का इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार भी चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आदिवासी हितों की दुहाई पर मांगे गए वोट की बलि पर आखिर चढ़ेगा तो चढ़ेगा कौन? किसको नुकसान होगा और किसे फायदा होगा? ये रिपोर्ट देखिए। असम में जेएमएम की एंट्री, किससे नुकसान? कांग्रेस के साथ होगा बड़ा खेल। असम के आदिवासी किसके साथ? असम विधानसभा चुनाव का परिणाम इस बार देश की राजनीति के साथ साथ झारखंड की सियासत पर भी बड़ा असर करेगा। ये चुनाव राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में जेएमएम के कद और हेमंत सोरेन के किरदार को तो तय करेगा ही, साथ ही हेमंत सोरेन के पैन इंडिया की संभावित छवि को भी निश्चित करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि असम चुनाव में खुद को नापने उतरा जेएमएम किसे नुकसान पहुंचाएगा? जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको राजनीतिक औकात दिखाई और पीठ में खंजर भोंका है, मुख्यमंत्री जी की झारखंडी अस्मिता कब तक सोई रहेगी? दरअसल झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन में साथ है, लेकिन असम में खुलकर एक दूसरे के खिलाफ उतर चुके हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम अगर आदिवासी वोटों के बिखराव पर तय हो गया तो जाहिर है कि झारखंड में इसका असर गठबंधन पर भी पड़ सकता है। हम वहाँ अपने फायदे के लिए गए हैं
हमारे जनाधार में वृद्धि हो, और वृद्धि हुआ है। पैन इंडिया की बात करें, तमाम आदिवासी, आज 12 करोड़ आदिवासी पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में आज हेमंत सोरेन जी को उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा आवाज कोई उठा सकता है तो शेर दिल हेमंत सोरेन। असम चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस के अपने अपने टारगेट हैं। जेएमएम जहां आदिवासी वोट के जरिए खुद को पैन इंडिया में फिट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल बाद असम में सत्ता वापसी की राह देख रही है। ऐसे में दोनों दलों को अपने हितों की कुर्बानी असम में रास नहीं आ रही। लड़ने से हमें कोई बहुत नुकसान होगा, ऐसा मुझे एहसास नहीं होता है कि कोई खास नुकसान कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड देखने को मिला है कि पूरे जन समर्थन के साथ लोग समर्थन देते हैं सरकार बनाने के लिए, और जो पार्टी 18 सीट पर चुनाव मैदान में है तो सरकार बनाने का तो उनका कोई योजना है नहीं। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असम में जेएमएम और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही है, लिहाजा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। समन्वय नहीं बन पाने के कारण जो झामुमो ने अपने कैंडिडेट्स दिए हैं, उसका निश्चित तौर पे ये और प्रत्यक्ष तौर पे ये लगता है कि कांग्रेस को ही नुकसान होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा और जेएमएम की एंट्री से किसे नफा और किसे नुकसान होगा। असम में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन का फलसफा कुछ ऐसा है कि बनी रहे झारखंड में अपनी सरकार भी और बचा रहे असम में अपना किरदार भी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अब बात जनगणना 2027 की, जिसके पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो गई है और दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होने वाला है। इस बार की जनगणना में काफी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। इस बार जनगणना पिछली बार से क्यों अलग है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक अप्रैल से डिजिटल जनगणना शुरू। हाईटेक तरह से की जाएगी गणना। डिजिटल मैप पर दर्ज होगा घर। 2 चरण में पूरी होगी जनगणना। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया, वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इस बार की जनगणना पूरी तरह हाईटेक होगी और मकान की गिनती में जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी ताकि कोई मकान छूटे नहीं और न किसी की दोबारा गिनती हो सके। जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी। दूसरे चरण में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी जनसंख्या की गणना होगी। तो पूरे देश को एक होना पड़ेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 कास्ट, और वो कास्ट होगा भारतीयता। माने सब लोग, सब कुछ तैयार होंगे। देखिए, जब सारी व्यवस्था जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे होता है, तो ये जनगणना भी उसी आधार पे हो। आजादी के बाद पहली बार जाति के अनुसार जनगणना की जाएगी। सबसे पहले 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी। सरकार ने जनगणना के आंकड़ों को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा श्रेणी में शामिल किया। बात अगर पुराने आंकड़ों की करें तो 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 3.3 करोड़ थी, जो 2023 के अनुमानों में बढ़कर 4.06 करोड़ से अधिक हो गई थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 1.70 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या 1.61 करोड़ थी। वहीं अगर बात साक्षरता की करें तो कुल साक्षरता दर 66.41% थी। पुरुषों की साक्षरता दर 76.84% और महिलाओं की साक्षरता दर 55.42% दर्ज की गई थी। 2027 की जनगणना को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। सत्ताधारी दल जेएमएम का कहना है कि जनगणना तो 2021 में होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोक रखा था ताकि सही आंकड़े सरकार या लोगों तक न आ पाए। अब जनगणना कराना उनकी मजबूरी है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, जिसे सरकार अब करा रही है। 2020 या 21 में ही ड्यू था और इस सरकार ने उसे रोक रखा। कारण सिर्फ था कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो सरकार तक
या पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए। अब इनकी मजबूरी है, जनगणना कराना है और उसको डिजिटली किया जा रहा है। उसमें सारी चीज़ें विस्तृत रूप से और डिजिटली होने के कारण उसके आंकड़े तुरंत प्राप्त हो सकते हैं, जल्दी से समाज के बीच में आएंगे और सरकार उसको उसके आधार पर कार्यक्रम भी लागू करेगी। झारखंड सहित देश भर में 16 साल बाद हो रही जनगणना से अब देश और राज्य की सामाजिक और राजनीतिक हालातों की जानकारी मिलेगी। साथ ही समाज की परिस्थितियों का पता चल पाएगा, जिससे देश और राज्य का बुनियादी ढांचा पता चलेगा। रांची से न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रामगढ़ के राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर लैब में छेड़छाड़ मामले के बाद बड़ा फैसला आया है। टीसीएस ने 2 अप्रैल से यहां आयोजित होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा केंद्र को स्थगित कर दिया है। बता दें कि राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब में छेड़छाड़ की कोशिश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 62 कंप्यूटर, 4 राउटर, 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस दौरान दीवार फांदकर 2 लोग भाग गए। ये सभी टीसीएस के कर्मी बताकर कंप्यूटर लैब में घुसे थे और कंप्यूटर बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान इनकी गिरफ्तारी की गई। के कंप्यूटर लैब में जो परीक्षा आयोजित होनी थी जेईई मेंस की दिनांक 2 से 8 तारीख तक, उसे टीसीएस के पत्र के द्वारा सेंटर को स्थगित कर दिया गया ड्यू टू लेस काउंट दिखा करके। और विश्वविद्यालय के कंप्यूटर लैब में टीसीएस के ही कुछ लोगों के द्वारा रविवार को आकर के कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ किया गया, फिर बदल भी किया गया। और देखिए, झारखंड गठन के बाद पहली बार पंचायतों पर छप्पर फाड़कर पैसे की बारिश की गई है। राज्य के हर एक पंचायत के हिस्से में करीब 52 लाख से ज्यादा की राशि मिली है। विकसित गांव और समृद्ध झारखंड का सपना अब साकार होने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक झारखंड को 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 2254 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इस राशि को राज्य के पंचायतों को मिलने वाली राशि के नजरिए से आंके तो हर एक पंचायत के हिस्से में पिछले 1 साल में करीब 51,80,000 रुपए आएंगे। ये राशि राज्य गठन के बाद से अब तक मिलने वाली सबसे ज्यादा राशि है। राज्य सरकार को, हमारे विभाग को यह राशि मिली है। पूरे 1 साल सभी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी कई सारी बैठकें विभाग के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के साथ किया। मंत्री संबंधित विभाग के हम लोगों ने कई बार जाकर के उनसे आग्रह करने के बाद ये राशि राज्य को मिला है। लेकिन हमें तसल्ली है कि न सिर्फ 15वें वित्त बल्कि इस साल हम लोगों ने राज्य सरकार के भी स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुरूप पंचायतों को पैसा देने का काम किया है। और इससे ज़रूर जो गाँव की आधारभूत संरचना है, पीने की पानी को लेकर के जो परेशानियां हैं, साथ ही स्वच्छता को लेकर के जो कंसर्न्स हैं, उसको पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उसका समाधान कर पाएंगे। और देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है। अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात से पहले ही पुलिस ने दबिश दी। घेराबंदी कर पुलिस ने युवक को दबोच लिया। 1 लोडेड पिस्टल और 2 जिंदा गोलियां भी बरामद की है। भागने के दौरान उस युवक को खदेड़कर पुलिस ने पकड़ लिया है। इसी के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन करके जो है रेड करेगी। उसमें एक व्यक्ति है मोहम्मद इमरान मनवारी, उनकी पोजेशन से एक देसी पिस्टल रिकवर करी गई है और 2 जिंदा गोली उनकी पोजेशन से मिला है, जिसमें साथ में एक मोबाइल और एक होंडा स्कूटी जिस पर वो जा रहे थे वहाँ से, क्योंकि वो वैसे वहाँ उस कॉम्प्लेक्स में खड़े थे और जैसे ही पुलिस को देखा उन्होंने उस स्कूटी को लेकर भागने की कोशिश करी, तो ये चारों चीज़ को सीज किया गया है। देखिए, बड़ी खबर पलामू से है, जहां पुलिस ने एक युवक का अपहरण के प्रयास मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 30 मार्च को मेदिनी नगर के भट्टी मोहल्ला के पास सद्दाम कुरैशी और उसके साथियों ने भट्टी मोहल्ला का रहने वाले आनंद कुमार रवि का अपहरण
करने की कोशिश की थी। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एक महिला भी घायल हुई थी। पुलिस ने रेलवे अंडरपास के पास वाहन जांच के दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो को घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया और उसमें सवार सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और वाहन बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है और उनके खिलाफ हत्या और रंगदारी जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं। ये 8 लोगों को गिरफ्तारी जो है कल लेट नाइट आज अर्ली मॉर्निंग में भागने के क्रम में हुआ है और इन लोगों के पास से जो है भागने में यूज करने वाले काला स्कॉर्पियो गाड़ी और एक 9mm का पिस्टल और एक 8mm का लोकल देसी कट्टा, 5 8mm का गोली और 8 9mm का गोली और मोबाइल फोन्स का जो है रिकवरी किया है। देखिए, देवघर जिला के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जिला महिला क्रिकेट टीम ने झारखंड महिला अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए रांची को रोमांचक मुकाबले में 3 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। पूरे टूर्नामेंट में अपराजय रहते हुए टीम ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। चाईबासा में खेले गए फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। अंत तक चले इस रोमांचक मुकाबले में देवघर की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए जीत दर्ज की है और ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। आज जसीडीह पहुंचने पर विजेता टीम का भव्य स्वागत किया गया। सोचे थे कि T20 मैच है, सारा मतलब खेलना है, पूरा लास्ट को खेलना है। हाँ। खेले हैं। दोहरा शतक भी मारे थे आप? पहला दोहरा नहीं था। हाँ। 2 मैच में शतक था। 2 मैच में शतक। जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का साल भर का मेहनत है जो आज हम लोग दिखा पाए हैं। चैंपियन बन के हम लोग बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे यहाँ जो आज दिख रहा है कि आज हम लोग चैंपियन बने। पूरे साल भर का हम लोग का मेहनत है और जो कि हम लोग ये ज़्यादातर मैचेस हम लोग साथ में खेलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा रहा, जिससे आज हम लोग आज चैंपियन बने हैं। और बाबा बैजनाथ धाम को सबसे पहले उन्हीं को धन्यवाद, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग इस मुकाम में पहुँचे हैं। और सबसे ज़्यादा श्रेय अगर आज बच्चियाँ अगर खुश है, हम लोग करीब इस जिला जो बोलते हैं देवघर जिला 4 साल से रिप्रेजेंट कर रही है देवघर जिला वुमेंस में। देवघर क्रिकेट एसोसिएशन का काफ़ी बड़ा योगदान रहा और वो चैंपियन हम लोग किए हैं। लगातार 6 मैच में 6 मैच भी जीते, एक भी हम लोग हारे नहीं।